रूस फिर अपनी पुरानी चालें चल रहा है। इलाके पर कब्जा करने के झूठे दावे, ऐसा दिखावा करना जैसे वह युद्ध जीत रहा हो, जबकि हर मोर्चे पर नाकाम हो रहा है। सब कुछ सामने आ रहा है। कॉन्स्टेंटिनोपल में वे चालें पूरी ताकत से सामने आई हैं। रूस ने कहा कि उसने डोनेट्स्क क्षेत्र के इस अहम शहर पर कब्जा किया है। शायद उसे सच में यकीन था कि उसने ये कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस को अब तक के युद्ध में अपनी सबसे शर्मनाक पीछे हटने की घटनाओं में से एक के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि यूक्रेन ने शानदार जाल बिछाया है जो घुसपैठियों को एक के बाद एक तबाह कर रहा है। 3 सैनिकों के छोटे समूह अंदर जा रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। ये सब यूक्रेन की प्रतिभा के कारण है। हम रूस के झूठे दावों से शुरू करेंगे। 3 जुलाई को रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया है। अगर यह सच होता तो रूस के लिए बड़ी बात होती। डोनेट्स्क की किलेबंद रक्षा पट्टी का हिस्सा, जिसे रूस को नष्ट करना है, अगर उसे डोनबास पर दावा करना है, यह शहर भविष्य में बड़ी और ज्यादा किलेबंद बस्तियों पर हमलों के लिए एक आधार बनता, जैसे क्रामाटोर्स्क, स्लोवियांस्क। रूस की सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ वैलेरी गेरासिमोव ने कथित तौर पर पुतिन को बताया है कि इस शहर पर कब्जा हो चुका है और रूस का पूरा नियंत्रण है। प्रचार जोर शोर से जारी है। CNN के मुताबिक रूस की घोषणा के साथ वीडियो तस्वीरें आईं, जिनमें रूसी सैनिक शहर के केंद्र व आसपास अपने झंडे के साथ दिखे। इसे नकारना मुश्किल है ना? जैसा अक्सर होता है, रूस पूरी तरह सच नहीं बोल रहा था। शायद उसे लगा कि वह सच बोल रहा था। रूस की सैन्य कमान की संरचना इतनी टूटी हुई है कि पुतिन तक सिर्फ अच्छी खबरें पहुंचाने का ही दबाव है, चाहे वह खबर सच्चाई न बताती हो। पुतिन शायद बंकर में सोच रहे हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल रूस के नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था यह उन रूसी घुसपैठियों को नहीं पता था, जो झंडों के साथ वीडियो बनाने के लिए अपनी छुपने की जगहों से बाहर निकले थे और फिर वापस घुस गए थे। वो ये था कि यूक्रेन सब कुछ देख रहा था। रूस के बड़े दावे को यूक्रेन ने तुरंत खारिज कर दिया। जुलाई बीतने के साथ हमें कारण पता चला। रूस ने कुछ भी कब्जा नहीं किया था। उसके सैनिकों को एक घातक जाल में फंसा लिया गया था। जाल बंद होने का पहला संकेत यूक्रेन की 425वीं आक्रमण रेजिमेंट से मिला। स्केलियात नामक रेजिमेंट ने 18 जुलाई को टेलीग्राम पर सीधा कठोर संदेश दिया, एक छोटे वीडियो के साथ जो उनके दावे को साबित करता था। स्केलियात ने बस इतना कहा। स्केलियात रेजिमेंट ने कॉन्स्टेंटिनोपल में तलाशी अभियान चलाकर यूक्रेनी झंडा फहराया। शहर यूक्रेन के सशस्त्र बलों के नियंत्रण में है। सरल सीधे मुद्दे पर सिर्फ एक संकेत कि उन रूसी सैनिकों के साथ वास्तव में क्या हुआ जिन्होंने डोनेट्स्क के इस अहम शहर पर कब्जा करने का दावा किया था। अब और विवरण सामने आए हैं जो स्केलियात की भूमिका समझने पर आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कोई मामूली रेजिमेंट नहीं है। स्केलियात में यूक्रेन की बेहतरीन जमीनी यूनिट्स तैनात है, जिनका काम सीधा है, खोजो, नष्ट करो, अगली घुसपैठ यूनिट की ओर बढ़ो। स्केलियात सफाया करने वाले हैं। वे उन स्थानों पर कब्जा नहीं करते जिन पर वे हमला करते हैं, बल्कि वे घुसपैठियों को निष्प्रभावी करते हैं और फिर यूक्रेनी पैदल सेना उनका समर्थन करती है, जो उस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लेती है, जिसे स्केलियात ने साफ किया है। इस तरह से मुक्त कर देती है। स्केलियात जितना भी एलिट हो, रेजिमेंट के सभी सैनिक स्पेशल फोर्सेस नहीं होते, बल्कि ज्यादातर नहीं होते। स्केलियर जंग में तपे हुए और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आक्रमण सैनिकों, प्रतिभाशाली पैदल सैनिकों के मिश्रण से बना है। और ऐसे सैनिक भी है जो युद्ध के मैदान में अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उन्होंने उस आक्रमण कार्य के लिए कुछ योग्यता दिखाई है, जिसमें स्केलियर शामिल है। ये सब कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। स्केलियर सैनिक बिना सोचे समझे इधर उधर दौड़ते नहीं हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें रूसी घुसपैठिए मिल जाएंगे। इसके बजाय वे उसी तरीके का पालन करते हैं जैसा कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान फाइंड, फिक्स और फिनिश रणनीति में किया था। हथियार बदल गए हैं पर विचार वही है। सबसे पहले स्केलियर खोजता है। यह आमतौर पर टोही ड्रोन का उपयोग करके किया जाता है, जो इस मामले में कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर उड़ान भरते हैं ताकि शहर में छिपे हुए रूसी घुसपैठियों के छोटे समूह को ढूंढा जा सके। जब कोई समूह मिल जाता है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है, लेकिन यह अवैध सट्टेबाजी नहीं है। ड्रोन भेजकर घुसपैठियों को वही रोक दिया जाता है, जिससे अगर वे भागने की कोशिश करें तो उनकी निश्चित मौत हो जाएगी। कुछ रूसी सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें तुरंत ड्रोन से मार दिया जाता है। बाकी वही रुकते हैं, जानते हैं कि वे फंसे हैं और निकल नहीं सकते। तभी स्केलियट आगे बढ़ता है। कभी कभी रणनीति के अंतिम हिस्से में भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रूसी सैनिकों को वही खत्म किया जा सके जहां वे छिपे होते हैं। कुछ मामलों में स्केलियट्स के सैनिक ड्रोन की मदद से पैदल अंदर जाते हैं, उन सैनिकों को खत्म करने या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए, लेकिन हर मामले में नतीजा एक ही होता है। एक छोटी सी घुसपैठ इकाई, जिसे रूस यह दावा करने की कोशिश करता है कि वह शहर के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने के लिए काफी बड़ी है, उसे लड़ाई से बाहर कर दिया जाता है और यूक्रेन आगे बढ़कर उस क्षेत्र को पूरी तरह से वापस ले लेता है जिसे रूस ने शुरू से ही मुश्किल से कब्जे में रखा था। ये शानदार चूहेदानी है जिसमें यूक्रेन रूस के सैनिकों को बार बार फंसा लेता है। घुसपैठियों के पास विकल्प नहीं होता। कमांडर उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल में
चुपके से घुसने को कहते हैं। अक्सर उन्हें झूठे वादे किए जाते हैं कि स्थिति बनते ही मदद मिलेगी, लेकिन मदद कभी नहीं आती। यही झूठ रूस बेचने की कोशिश करता है। ये दावा करता है कि उसने किसी शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, जबकि असल में वो सिर्फ छोटे छोटे सैनिक बलों को चुपके से अंदर भेजता है ताकि वे झंडे के साथ फोटो खिंचवा सके और फिर वे सैनिक छिपने चले जाते हैं। यही वह समय होता है जब जाल उन पर बंद हो जाता है। स्केलिएटी आमतौर पर देख रहा होता है। रूसी सैनिक छिपते ही मारे जाते हैं, जाल में फंसे चूहे। और जब ये घुसपैठ करने वाले समूह सिर्फ 2 सैनिकों के जितने छोटे होते हैं तो नतीजा तय होता है। कुछ सैनिक अंदर जाते हैं, कोई भी जिंदा बाहर नहीं आता। स्केलिएट रेजिमेंट के काम और हमलावर टीमों को समर्थन देने वाली पैदल सेना की बदौलत कॉन्स्टेंटिनिवका में स्थिति रूस के दावों से बिल्कुल अलग है। शहर पर कब्जा नहीं हुआ है, ये कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब ये महीनों में किसी भी समय की तुलना में रूस के कब्जे से और भी दूर है। 20 जुलाई को करीब 2 हफ्ते की मुहिम के बाद अब यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सेना प्रमुख ओलेग्जांडर सिरस्की ने खुलासा किया कि कॉन्स्टेंटिनिवका में सिर्फ 145 रूसी सैनिक बचे हैं। रूस अब भी शहर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कॉन्स्टेंटिनिवका सेक्टर पर रोज करीब 20 हमले हो रहे हैं। ये वह शहर है जिसकी युद्ध से पहले आबादी 67,000 थी। क्या कोई सच में मानता है कि 145 या कुछ 100 सैनिक जिन्हें रूस ने पहले चुपके से शहर में घुसाया हो, इस शहर को काबू में रख सकते हैं? रूस को तो ऐसा ही लगता है। यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया है कि नियंत्रण पाना आसान नहीं, खासकर जब आप ऐसी रेजिमेंट से लड़े जिसने रूस की घुसपैठ रणनीति से निपटने के जाल में महारत हासिल कर ली हो। कॉन्स्टेंटिनिवका में रूस ने कुछ घुसपैठियों को शहर में घुसा दिया। घुसपैठियों को खत्म कर दिया गया है। इस समय आप में से कुछ को शायद डेजावू जैसा अजीब एहसास हो रहा होगा, जैसे आपने ये कहानी पहले सुनी हो। आपने सुनी है, पिछली बार वो कॉन्स्टेंटिनिवका नहीं था। रूस ने लगभग वही चाल चलने की कोशिश की थी और उसके सैनिक 2025 के अंत में उसी जाल में फंस गए थे। तब वो काम नहीं आया था और अभी ये काम नहीं करता। नवंबर 2025 में रूस ने दावा किया था कि उसने कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है, जो खार्किव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर है और जिस किसी के भी नियंत्रण में होता है उसके लिए यह एक रेलवे हब के रूप में काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे कॉन्स्टेंटिनिवका के मामले में हुआ था, यूक्रेन ने रूस के दावों को तुरंत खारिज कर दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की यहाँ तक कि कुपियांस्क भी गए और तस्वीरें खिंचवाई ताकि ये साबित किया जा सके कि रूस झूठ बोल रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि रूस के पास कुपियांस्क में सैनिक नहीं थे। जैसा कि अभी कॉन्स्टेंटिनिवका में देखा, सैनिकों ने घुसपैठ की थी। प्राउदा ने बताया उनमें करीब 250 थे। उन्हें उसी रणनीति का इस्तेमाल करके खत्म किया गया जो स्केलियात रेजिमेंट ने इस्तेमाल की थी। दिसंबर मध्य तक यूक्रेन ने कुपियांस्क के 90% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। समानताएं नकारा नहीं जा सकती। रूसी पीछे हटना लगातार अपमानजनक था। एक बार फिर हमने सीखा है कि जब रूस दावा करता है कि उसने कुछ हासिल किया है तो पहली प्रतिक्रिया हमेशा अविश्वास ही होनी चाहिए। रूस को कॉन्स्टेंटिनिवका में जीत बेहद जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे उसे कुपियांस्क की जरूरत थी। लेकिन ये सब एक भ्रम था, फिर से एक झूठा दावा कि घुसपैठ करने वाली इकाइयों ने कब्जा कर लिया है, जो इतनी छोटी थी कि एक बार पकड़े जाने के बाद वे कभी भी लंबे समय तक इलाके पर कब्जा नहीं रख सकती थी। असल समस्या रूस के लिए यही है। यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनिवका जाल ने रूस की उस शहर और पूरे डोनेट्स्क में विफलताओं के बारे में कहीं ज्यादा उजागर कर दिया है जितना रूस चाहता था कि लोग जाने। कॉन्स्टेंटिनिवका की असली कहानी धीमी बढ़त और भारी नुकसान की है। किलेबंदी बेल्ट के सबसे कम महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा करने के लिए। गहराई में जाने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। तो रूस कॉन्स्टेंटिनिवका में यही करने की कोशिश कर रहा है। घुसपैठ नाकाम होने के बाद रूस शहर पर पिंसर चाल आजमाने की कोशिश कर रहा है और उसने कॉन्स्टेंटिनिवका ड्रुस्किवका क्षेत्र में करीब 11,000 सैनिक तैनात किए हैं। रूस की रणनीति में कोई गलती नहीं है। पिंसर चाल युद्ध जितनी ही पुरानी है, यह 2 तरफ से लक्ष्य पर हमला करने के सरल विचार पर आधारित है, जिससे बीच में फंसे सैनिकों को अपना ध्यान बांटने के मजबूर होना पड़ता है। रूस का लक्ष्य कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जा करना है, जो डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ताकि वह बेल्ट के बाकी तीनों शहरों पर भी कब्जा कर सके। स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार पिंसर के उपयोग से यूक्रेन के लिए शहर की रक्षा महंगी हो रही है। रूस को सेंध लगाने से रोकने के लिए कॉन्स्टेंटिनिवका में और सैनिक तैनात करने पड़ रहे हैं। ये सब समझ में आता है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो पिंसर कॉन्स्टेंटिनिवका जैसे शहर को गिराने के लिए काफी होगा। आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। रूस की पिंसर रणनीति असफल हो रही है। रूस अपनी पिंसर चाल से प्रतिदिन औसतन 50 मीटर आगे बढ़ रहा है, किलोमीटर नहीं, मीटर। आप शायद अपने घर के एक छोर से दूसरे छोर तक चलकर इतनी दूरी तय कर सकते हैं। और रूस की यह दयनीय प्रगति और भी खराब हो रही है क्योंकि वे बड़ी संख्या में सैनिक खो रहे हैं। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है,
रूस अब यूक्रेन के हर एक हताहत के मुकाबले 8 सैनिक खो रहा है। युद्ध के अधिकतर समय यह दर 2 या 3 के मुकाबले 1 रही थी, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ गई है। यह दिखाता है कि कॉन्स्टेंटिनोवा और अन्य किलेबंदी क्षेत्र कैसे हैं। ये शहर पोक्रोव्स्क से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसके लिए रूस अब तक अपने ही दसियों हजार सैनिकों का खून बहा चुका है। सीधे शब्दों में कहें, एक पिंसर तभी बंद हो सकता है जब उसे बनाने वाली सेनाएं वास्तव में आगे बढ़ सके। जो सैनिक कॉन्स्टेंटिनोवा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। रूस की प्रगति बहुत धीमी है और शहर की ओर बढ़ने की उसकी कोशिश की मानवीय और आर्थिक लागत बेहद भारी है। ये समझने के लिए हमें सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोवा में अभी क्या हो रहा है यही देखने की जरूरत नहीं है। रूस 1 साल से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और CNN की टाइमलाइन दिखाती है कि सब कितना खराब हो रहा है। 29 जुलाई 2025 पर लौटे तो यही वह पहली तारीख है जब डीप स्टेट, जो एक यूक्रेनी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, रिपोर्ट के अनुसार रूसी सैनिकों ने कॉन्स्टेंटिनोवा में घुसने की कोशिश शुरू कर दी थी। उस समय शहर अभी भी अपेक्षाकृत व्यस्त था, हालांकि आसन्न संघर्ष के संकेत दिखाई दे रहे थे। यूक्रेन को आने वाली लड़ाई की उम्मीद थी, जिसकी झलक सड़कों पर बिछे मछली पकड़ने के जालों में दिखती थी, जो ड्रोन से बचाव हेतु लगाए गए थे। फिर भी रूस उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह हमले कर सकता था और कॉन्स्टेंटिनोवा मुश्किल में पड़ने वाली थी। नवंबर 2025 तक रूसी सेना थोड़ी और करीब आ गई थी, हालांकि उनकी अधिकतर बढ़ते शहर के बाहरी ड्रोन से भरे मारक इलाकों में घुसपैठ से मिली थी। हवाई हमले शुरू हो गए थे। रूस ने उन घुसपैठियों के वीडियो साझा करना शुरू कर दिया था जो शहर तक पहुंच चुके थे, लेकिन यूक्रेन अभी भी केंद्र को अपने कब्जे में रखे हुए था। जनवरी तक रूस थोड़ा और आगे बढ़ चुका था और हमने उस पिंसर की शुरुआत देखी जो अब भी बनने की कोशिश कर रही है। ये महीना रूस के लिए जितना अच्छा हो सकता था उतना ही अच्छा था, जबकि देश पहले ही हर महीने करीब 35,000 मारे या घायल होने का नुकसान झेल रहा था। फिर भी तब तक अधिकांश नागरिक कॉन्स्टेंटिनोवा छोड़ चुके थे। पीछे देखे तो दिखता है शायद यही वह दौर था जब यूक्रेन वे जाल बिछा रहा था जो आधे साल बाद सक्रिय हुए। मई तक रूसी घुसपैठिए शहर में आ रहे थे और ड्रोन भी शहर में घुस रहे थे। जुलाई की शुरुआत में कब्जे के दावे हुए और हम जानते हैं कि तब से अब तक क्या हुआ है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक आगे बढ़ने की कहानी है। हाँ, लेकिन इतने छोटे शहर के लिए यह बढ़त अविश्वसनीय रूप से धीमी है। CNN के अनुसार कॉन्स्टेंटिनोवा का क्षेत्रफल केवल 66 वर्ग किमी है। अगर रूस की सेना इतनी मजबूत है जैसे पुतिन कहते हैं, तो उस पर कब्जा करना बहुत आसान होना चाहिए। हालांकि रूस को सिर्फ इस मुकाम तक पहुंचने में ही 1 साल लग गया है, जहां वह शहर में छोटे छोटे घुसपैठियों के दस्ते और कुछ ड्रोन भेज सकता है, और यूक्रेन ने उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया है। पेंसर मुश्किल से ही आगे बढ़ा है और जिन क्षेत्रों को वास्तव में रूसी नियंत्रण में माना जाता है वे बढ़े नहीं है। असल में अगर आप जुलाई 2025 और 2026 के CNN द्वारा साझा नक्शे देखें, हम देख सकते हैं कि रूस के वास्तविक नियंत्रण वाला यह क्षेत्र वास्तव में सिकुड़ गया है, खासकर बाखमुत के उत्तर पश्चिम में। दूसरे शब्दों में कहें तो रूस वास्तव में कॉन्स्टेंटिनोवा के आसपास क्षेत्र खो रहा है। 21 जुलाई की इंटरफैक्स रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते यूक्रेनी बलों ने दोनेत्स्क और निप्रोपेट्रोव्स्क सीमा पर 43.37 वर्ग किमी क्षेत्र फिर से कब्जे में लिया। रूस केवल 17.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर पाया। ये वह दबदबा नहीं है जो पुतिन दिखाना चाहता है। ये सब कुछ क्रेमलिन से निकलने वाली कहानी से बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। गेरासिमोव का दावा है कि कॉन्स्टेंटिनोवा पर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा नहीं है, हकीकत इससे बहुत दूर है। स्केलियात रेजिमेंट ने घुसपैठियों को खदेड़ा। यूक्रेन रूस के खिलाफ बढ़त में है, या कम से कम रूसी नियंत्रित क्षेत्रों को खतरनाक ग्रे जोन में बदल रहा है। ये घेरा पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी पूरी तरह बना ही नहीं है और अब रूस हताश हो रहा है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन के भ्रामक सूचना का मुकाबला करने वाले केंद्र के प्रमुख आंद्री कोवालेंको का कहना है कि पुतिन को इस पतझड़ में 5 लाख रूसियों को जबरन लामबंद करना पड़ सकता है, जिससे युद्ध से थकी रूसी जनता में विरोध और विद्रोह का खतरा बढ़ सकता है, ताकि रूस यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपनी लाइनों की दरारें भर सके। कोवालेंको कहते हैं कि जुटाए सैनिकों को 2 हफ्ते में युद्ध में भेजा जा सकता है। ये दिखाता है कि पुतिन और सैनिक भेजने को बेताब है। यह दिखाता है कि पुतिन और उनके कमांडर समस्याओं के हल के लिए सिर्फ लोगों को झोंक रहे हैं, कोई नई रणनीति नहीं बना पा रहे। अगर लामबंदी होती है तो कॉन्स्टेंटिनोवा गिर सकता है, पर पुतिन को देश में इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के दौरान लामबंदी से बचने की कोशिश की और इसकी ठोस वजह थी। उनके लोग ये नहीं चाहते, खासकर जब पहले ही इतने हताहत हो चुके हैं। आइए फिर कॉन्स्टेंटिनोवा और मुख्य कहानी पर लौटते हैं। रूस ने दावा किया कि उसने शहर पर कब्जा किया, लेकिन यह सच नहीं था। यूक्रेन ने एक शानदार जाल बिछाया और वे घुसपैठिए जिनके बारे में रूस ने कहा था कि उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोवा पर कब्जा कर लिया है, उन्हें लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। रूस ने इस शहर को कब्जे में लेने में 1 साल लगाया,
फिर भी पास नहीं पहुंच सका। ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, पुतिन के पास सबसे पहले पुतिन के पास कोई सौदेबाजी की ताकत नहीं है। असल में ये सारे झूठे दावे इसी बारे में है। चाहे पुतिन अपने जनरलों की बातों पर यकीन करते हो जब वे कहते हैं कि रूस ने शहरों पर कब्जा कर लिया है, या फिर खुद इस दिखावे का हिस्सा हो। ऐसे झूठे दावे रूस की ताकत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए होते हैं। पुतिन को इसकी दो वजह है। पहली, उन्हें अपने लोगों को दिखाना है कि रूस अब भी वही सैन्य शक्ति है जैसा वो दावा करता रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका है इन दावों को हवा देना कि रूस यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी बात, पुतिन की नजर शांति वार्ता पर भी है। वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते, पर अगर करेंगे भी तो तब करेंगे जब रूस द्वारा इलाकों पर कब्जा करने की खबरें सुर्खियां बन रही हों। यहाँ तक कि जब उन दावों को कुछ दिनों बाद गलत साबित कर दिया जाता है। पुतिन समझते हैं कि शांति वार्ता में टाल मटोल की उनकी रणनीति अब खत्म हो रही है और उन्हें किसी भी तरह की जीत चाहिए जिसे वह अपने इस दावे को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल कर सके कि यूक्रेन को शांति के लिए डॉनबास को रूस को सौंप देना चाहिए। वह दावा अभी पूरा होता नहीं दिखता। कॉन्स्टेंटिनियवका रूस के लिए एक बड़ी जीत होनी थी, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जीत, इसमें कोई शक नहीं। जो महीनों में रूस की पहली ऐसी प्रगति होती जिसका कोई वास्तविक महत्व होता। वसंत और गर्मियों का आक्रमण अब तक इससे कहीं आगे बढ़ चुका होना चाहिए था। जब रूस ने इसकी योजना बनाई थी, इरादा था कि वह हमला किलेबंदी बेल्ट को नष्ट कर दे, लेकिन अब तक उस हमले से कोई भी महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW ने 1 जुलाई को यह घोषणा की। रूस ने 2 दिन बाद कॉन्स्टेंटिनिवका को लेकर दावा किया। लगभग ऐसा लग रहा था मानो वे उसके जवाब में किए गए हों, और हमने देखा कि वह कैसे खत्म हुआ। अब डोनेट्स्क में रूस की प्रगति इतनी धीमी है कि ISW अनुमान नहीं लगा पा रहा कि यह क्षेत्र कब रूसी नियंत्रण में आएगा। इसमें न जाने कितने साल लग सकते हैं, खासकर जब रूस को किलेबंदी बेल्ट के सबसे कमजोर शहर से भी इतनी परेशानी हो रही है। यूक्रेनी जवाबी हमलों से रूस अपने कब्जे वाले इलाके भी खो रहा है। जहां तक कॉन्स्टेंटिनिवका की बात है, शहर के लिए लड़ाई जारी है। फिलहाल लगता है रूस 2026 के अंत तक शहर पर पूरा नियंत्रण नहीं ले पाएगा। रूस को अब भी उस नियंत्रण के बारे में झूठ बोलना पड़ रहा है, जबकि उसकी सेना को अपमानजनक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन मजबूत होकर अपनी किलेबंदी को जवाबी हमलों और ड्रोन हमलों के साथ जोड़ रहा है, जो डोनेट्स्क में रूस के पीछे के इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यह समझना कठिन है कि रूस जल्द ही बड़ा कदम कैसे उठाएगा। कॉन्स्टेंटिनिवका ही अकेली यूक्रेनी बस्ती नहीं है जो रूस को दिक्कत दे रही है। मलाटोपमाचका जापोरिज्जिया क्षेत्र में है। ये एक छोटा सा गांव है जिसका आकार कॉन्स्टेंटिनिवका के मुकाबले बहुत ही कम है। मलाटोकमाचका रूस के लिए 1500 दिनों का एक डरावना सपना बन गया है। यह शायद कॉन्स्टेंटिनिवका से भी बड़ी समस्या हो सकती है, और आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे पास और भी बहुत कुछ आने वाला है। मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप उन्हें देखने वालों में सबसे पहले हो। और हमेशा की तरह आपका धन्यवाद देखने के लिए।